हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इस भरी ठंड में आप सब लोग सुबह सुबह उठ करके मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि सुबह आपको वो पढ़ाने की पढ़ाऊं जो सीधे आपके परीक्षा में, आपके सिलेक्शन में आपके सहयोगी बने या सहयोग दे। इसी क्रम में हमने छठी यूनिट को पढ़ना शुरू किया। 6th यूनिट हमने पढ़ते पढ़ते लगभग 17 लेक्चर पढ़े। उसके बाद 3 लेक्चर जो कि बड़े बड़े थे उनको हमने अभी ड्रॉप किया ताकि हम उनको छुट्टी वाले दिन लंबे लंबे समय की क्लास लेकर के पढ़ा सके। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इसलिए उसे बीच में से हटाया गया। उसके बाद कल हमने आरबीआई पढ़ा। आज हम वाणिज्यिक बैंक पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आप सब लोग रोज अपने टारगेट को लेकर के भी प्रश्न पूछते हैं। देखिए, आपकी पढ़ाई जैसी भी चल रही है, रोज मैं आजकल आपको फोन पे एक टारगेट देता हूं कि सुबह से रात तक आपको इस टारगेट को पूरा पढ़ना है, रिवाइज करना है, याद करना है। उस पर हम लास्ट में बात करेंगे। अभी हम अपनी क्लास शुरू करते हैं क्योंकि ये क्लास फिर लंबी खींचती है तो हमारा दूसरा लेक्चर जो है वो गड़बड़ हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हैं क्योंकि इस दुनिया के सारे काम इन्हीं से संचालित होते हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है। इन्हीं का नाम लेते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मैं मूल टॉपिक पर आता हूँ। आज इस क्लास में हम वाणिज्यिक बैंक पढ़ने वाले हैं। पहले आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके बता दें कि क्या आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही है, वीडियो क्वालिटी एकदम क्लियर है, ताकि मैं आश्वस्त हो जाऊं कि हाँ सब कुछ ठीक है। कमेंट करके बताइए कि क्या आप सभी को वॉइस क्लियर है। ठीक है बानू, वॉइस क्लियर है। आज हम वाणिज्यिक बैंक पढ़ने वाले हैं। कल की जो क्लास थी उसमें हमने आरबीआई क्या होती है, क्या और कैसे काम करती है, इन सब बातों पर फोकस किया था। इस टॉपिक में मूल बातें क्या है या ये कॉन्सेप्ट क्या है वाणिज्यिक बैंकों का, इसे समझना है। चलिए शुरू करें। देखिए, जो वाणिज्यिक बैंक शब्द है इसे समझते हैं पहले। वाणिज्यिक बैंक, ये कॉन्सेप्ट समझिए। वाणिज्यिक बैंक शब्द का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ मैं पहले बताऊंगा, फिर हम आगे की बात करते हैं। वाणिज्य शब्द जो है या वाणिज्यिक शब्द जो है वो व्यापार के लिए उपयोग होने वाला एक कठिन शब्द है। वाणिज्य शब्द हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन वाणिज्य शब्द के अंदर जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, साथ में सेवा गतिविधियां जो होती है उन सबको मिलाकर के वाणिज्यिक गतिविधि या वाणिज्य कहा जाता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं इसे सरल शब्दों में हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए इसलिए व्यापार शब्द लिख देता हूं ताकि हर व्यक्ति समझ पाए। या इसे और सरल में कह दूं कि व्यवसाय शब्द लिख दूं तो भी चलेगा। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची है। अभी हम शब्दों पर नहीं जाते हैं, हमें वाणिज्यिक बैंक शब्द समझना है। तो व्यवसाय शब्द का या वाणिज्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, अर्थ तो शाब्दिक रूप से खूब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ रेफरेंस क्या है? जब हम लाभ कमाने के लिए कोई काम करते हैं, लाभ कमाने के लिए कोई काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं व्यवसाय। व्यवसाय शब्द का उपयोग जो है, देखो मैं व्यवसाय नहीं पढ़ा रहा हूं कि व्यवसाय की परिभाषा बताऊंगा, मुझे तो बैंक पढ़ाना है और उस रेफरेंस में मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं। तो जब भी व्यक्ति को लाभ कमाने के लिए कोई बात कहनी होती है तो वो उसे व्यवसाय से जोड़ता है, क्योंकि दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो सेवा होती है, सेवा का अर्थ होता है जब हम लाभ ना कमाने के लिए, लाभ नहीं कमाना है, हमें लाभ से मतलब नहीं है, मैं नहीं कमाना चाहता लाभ, मुझे लाभ नहीं है चाहिए, मुझे तो जनता की सेवा करनी है। तो अब कोई कह देगा कि सर आर्मी में कोई लड़का, कोई ऑफिसर काम कर रहा है, वो तो सैलरी ले रहा है, तो उसको जो सैलरी मिल रही है वो लाभ है उसका। हाँ भाई, उसको जो सैलरी मिल रही है
क्या वो उसकी जान के बराबर है या उसकी जान की कीमत के बराबर है? नहीं। तो हम उसे वहां लाभ नहीं करेंगे, उसे हम जो पैसे दे रहे हैं वो उसकी जान के बदले में नहीं, उसके जीवन व्यापन के लिए दे रहे हैं, इसलिए ये लाभ ना कहलाते हुए सेवा कहलाता है। आप लोग शायद इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, बीच में बहुत डीप में नहीं जाना है। कुल मिलाकर हमें इस शब्द पर फोकस करना है कि व्यापार और वाणिज्य किसे कहते हैं। व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य ये शब्द क्या है या ये क्या कहते हैं या इन शब्दों का क्या अर्थ होता है। तो जब व्यक्ति पैसा कमाने के लिए, जब व्यक्ति लाभ कमाने के लिए कोई काम करता है तो उसे हम व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य इन नामों से जानते हैं। शायद मैं आपके दिमाग में एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्रिएट कर पाया कि व्यापार, वाणिज्य। अब देखो, व्यापार मतलब वस्तुओं का खरीदना बेचना, व्यवसाय मतलब कि भी वही लगभग उसके आसपास का कॉन्सेप्ट, और वाणिज्य भी उसी के जैसी एक गतिविधि होती है। लेकिन इन सब का उद्देश्य, इन शब्दों के अर्थ पर मत जाना, यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है ये सब काम करने का। इसे हम इंग्लिश में बिजनेस कहते हैं, कुछ भी कह दो, सबका उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना है, पैसा कमाना है। लाभ कमाना या पैसा कमाना इनका उद्देश्य होता है। तो जब हम पैसा कमाने के लिए कोई काम करते हैं उसे व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य कहते हैं। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम अगला पॉइंट समझेंगे कि वाणिज्यिक बैंक क्या होता है। वाणिज्यिक बैंक क्या होता है? बैंक शब्द का अर्थ मैं कल आपको बता चुका हूं, बहुत सामान्य अर्थ था कि बैंक शब्द का क्या अर्थ है। बैंक शब्द का अर्थ है कि कोई ऐसा संस्थान जो कि पैसे जमा करता है या पैसे लेता है, जमा स्वीकार करता है और उधार देता है, लोन देता है, ऋण देता है, उस संस्थान को हम बैंक कहते हैं। ये हमने कल समझ लिया था। अब उसमें हम एक नया शब्द जोड़ रहे हैं, वाणिज्यिक बैंक। तो ऐसा कोई बैंक जो पैसे जमा करता है और उधार देता है, लेकिन उसका उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना या पैसे कमाना होता है, उस बैंक को हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि वाणिज्यिक बैंक क्या होती है। तो वाणिज्यिक बैंक वो बैंक होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से, पैसा कमाने के उद्देश्य से दो काम करती है। पैसे की जमा स्वीकार करती है और लोगों को ऋण देती है, मतलब जो पैसा लेती है और देती है, दोनों काम करती है। लेती किससे है? जिसे भी अपना पैसा जमा कराना हो वो बैंक में जमा करा सकता है, और जब उसे लेना हो तब वो ले सकता है। तो ये सुविधा देने के साथ ऋण देने वाले संस्थान, ब्याज के समेत या ब्याज में उधार देने वाले, ऋण देने वाले संस्थान जो है वो बैंक कहलाते हैं। मैंने वाणिज्य शब्द अभी आपको बहुत आराम से समझाने की कोशिश की कि वाणिज्य शब्द, वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस, कुछ भी कह दो, इन सब का उद्देश्य जो है वो है लाभ कमाना। तो यहां से मूल शब्द हमने निकाल लिया, लाभ कमाना। तो जो भी बैंक लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग सेवाएं देते हैं या जो बैंकिंग सेवाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से देती है, वे सब वाणिज्यिक बैंक कहलाती है। आपके दिमाग में एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वाणिज्यिक बैंक क्या होती है। इस दुनिया की वो सारी बैंकें जो कि, अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि वो बैंक सरकारी है कि प्राइवेट है कि निजी है कि पैसा देना बैंक है कि पेमेंट बैंक है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कोई भी बैंक, हर वह बैंक जो पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए क्या करती है, बैंकिंग गतिविधियों का संचालन करती है। बैंकिंग गतिविधि शब्द का अर्थ होता है पैसे की जमा स्वीकार करना और ऋण देना। तो जो भी बैंक इन कामों को करेगी वे सब बैंक वाणिज्यिक बैंक कहलाएंगी।
क्या इस क्लास में बैठे हुए सभी बच्चों को एक बहुत थोड़ा, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैं अभी ये नहीं बता रहा हूं कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं, वाणिज्यिक बैंक केवल एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सरकारी बैंक क्या होता है, निजी बैंक क्या होता है, अनुसूचित बैंक क्या होता है, गैर अनुसूचित बैंक क्या होता है, विदेशी बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर पेमेंट बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आगे समझेंगे। लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सबके दिमाग में, एक छोटी सी बात, बहुत ही छोटी सी बात फिर से एक बार बता दूं मैं कि वाणिज्यिक बैंक क्या होता है भैया। तो वाणिज्यिक बैंक का मतलब ही क्या हो गया, ऐसा कोई भी बैंक जो कि लाभ कमाने, बैंक और वाणिज्य दो अलग अलग शब्द हो गए, पहला शब्द वाणिज्य और दूसरा शब्द बैंक। वाणिज्य का मतलब जो लाभ कमाने की गतिविधि हो, तो जो बैंक लाभ कमाने के लिए बैंकिंग सेवाएं देता हो वो सब क्या कहलाएंगे, वाणिज्यिक बैंक कहलाएंगे। तो वाणिज्यिक बैंक की परिभाषा भी क्या होगी, ऐसी होगी परिभाषा। वाणिज्यिक बैंक क्या होती है, वाणिज्यिक बैंक इंग्लिश में कहते हैं हम कमर्शियल बैंक, उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं, इन्हें वाणिज्यिक बैंक, व्यवसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। बहुत काम की बात है। वही बैंक व्यापारिक बैंक, वही बैंक वाणिज्यिक बैंक, और वही बैंक व्यवसायिक बैंक, वही बैंक कमर्शियल बैंक कहलाती है, जो इन सब का संचालन करती है। बहुत बेसिक सी बात थी। अन्य शब्दों में व्यापारिक बैंक वह संस्था होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से, इस शब्द पर फोकस करना, लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं तथा लोगों को ऋण की आवश्यकता होती है तो उन्हें उधार देते हैं। अर्थात बैंक गतिविधि दो प्रकार की है, पैसे का जमा स्वीकार करना और ऋण देना। तो जो बैंक पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए ये काम करती हैं, वे सब क्या कहलाती हैं, वे सब क्या कहलाती हैं, वाणिज्यिक बैंक कहलाती हैं। मैं बीच में इंटरप्ट करके दूसरी बात बता रहा हूं। अभी हमने कहा कि लाभ कमाने का मतलब क्या, पैसे कमाने का मतलब क्या, तो हमने एक उदाहरण आपको दिया कि जो सेना का जवान होता है वो अपनी जान को दांव पर लगाकर बाउंड्री पर, हमारी सीमा पर खड़ा होता है, बदले में कुछ सैलरी लेता है। हम उसे कहते हैं कि सेवाएं दे रहा है, वो नौकरी नहीं कर रहा है, वो हमारे देश की देशभक्ति कही जाती है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अपना कोई काम करे और उसका मूल उद्देश्य पैसा कमाना ना हो, हाँ वो बदले में कुछ पैसे ले रहा है, क्योंकि उसको भी तो अपने खर्चे निकालने होंगे, बिजली का बिल भरना होगा, उसको जो टूट फूट होती रहती है, जो बाकी के खर्चे उन्हें मैनेज करना होगा, उन्हें हैंडल करना है। शायद आप इशारा समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं जो काम कर रहा हूं वो क्या है। भले ही से सबको लगता है कि पैसे लिए, भाई जो पैसे लिए उससे 3 गुना हम ज्यादा देने की इच्छा रखते हैं आपको। और जब कोई व्यक्ति इस इच्छा से कि मैंने बच्चे से इतना पैसा लिया, मैं उससे 3 गुना पढ़ाई करवाऊं, 3 गुना कंटेंट उपलब्ध कराऊं, 3 गुना क्लासेस उपलब्ध कराऊं, काम के रूप में इस काम को खत्म ना करूं, तब वो लाभ कमाने के लिए काम नहीं होता है, तब वो किस काम के लिए हो जाता है, सेवा के लिए होता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जो बैंक होती है वो एक ही प्रकार की है, वाणिज्यिक बैंक। अब हम बैंकों के अलग अलग प्रकार पर चलते हैं, बैंकों के अलग अलग जो स्वरूप है उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर कानून के हिसाब से हम बैंकों का, देखो आपने जियोग्राफी पढ़ लिया है इसलिए मैं जियोग्राफी को आधार बनाता हूं। जैसे कि वनों का विभाजन हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, जैसे पेड़ों की जाति के आधार पर जब हम विभाजन करते हैं तो हम कहते हैं साल के वन, सागौन के वन, ऐसा कहते हैं।
सागौन के वन, और फिर हम तीसरा कहते हैं मिश्रित वन, ऐसा नाम से विभाजित होता है। सेम बात को जब हम वनों का विभाजन करते हैं सरकार के हिसाब से, तो फिर हम कहते हैं आरक्षित वन, आरक्षित वन, फिर हम कहते हैं संरक्षित वन, संरक्षित वन, और फिर हम कहते हैं डिनोटिफाइड मतलब अवर्गीकृत वन। ऐसे हम 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने वनों को अलग अलग टाइप से विभाजित कर दिया, वैसे ही बैंक को भी अलग अलग तरीके से विभाजित किया जा सकता है। कैसे? तो बैंक को अलग अलग तरीके से कैसे विभाजित किया जा सकता है? तो बैंक को विभाजित करने का पहला आधार तो होता है उसका स्वामित्व। स्वामित्व जो है वो किसके पास में है, स्वामित्व जो है वो किस व्यक्ति के पास में, उस आधार पर बैंक को 2 भागों में बांटते हैं, सरकारी बैंक और निजी बैंक। बहुत सिंपल सी पॉइंट है कि जब किसी बैंक का मालिक सरकार होता है तो उसे हम सरकारी बैंक, और जब किसी बैंक का मालिक निजी संस्थान, निजी कोई व्यक्ति होता है तो उसे निजी बैंक कहते हैं। इसके अलावा इसे और भागों में भी बांटा जा सकता है। जब हम कानून के आधार पर किसी बैंक का विभाजन करते हैं तो हम 2 प्रकार से बैंकों को बांटते हैं। कौन कौन से? एक होता है अनुसूचित बैंक, क्या नाम है? अनुसूचित बैंक, और दूसरा होता है गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझ लेना कि अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक 2 प्रकार के बैंक होते हैं। ये पॉइंट क्लियरली समझते हैं हम। अनुसूचित बैंक क्या कौन होते हैं? तो जब भी कोई बैंक खोला जाता है तो वो आरबीआई से परमिशन लेता है, और जब आरबीआई उसे परमिशन दे देता है बैंक के रूप में खोलने के, तो उसे बहुत सारे मानकों का, बहुत सारे मापदंडों का पालन करना होता है। तो जब कोई बैंक मानकों का पालन करता है और उसे आरबीआई के कानून के तहत, आरबीआई के कानून के तहत एक लिस्ट के रूप में मान लिया जाता है, तो उसे हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत के जितने भी बैंक हैं वे सब अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। वे भले एसबीआई हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, या फोन पे वाला जो अपना पेटीएम बैंक है ना, पेटीएम बैंक। तो पेटीएम का तो 2022 में दर्जा समाप्त कर लिया, इसके लिए उदाहरण गलत हो जाएगा। मैं महिंद्र अपना एयू स्मॉल बैंक ले लेता हूँ, एयू स्मॉल बैंक हो गया, या इसी के जैसे अलग अलग जो बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जितने भी दुनिया भर के भारत में बैंक हैं वो सारे अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि गैर अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं? तो ऐसे बैंक जो आरबीआई से परमिशन लेकर के नहीं बनते, सरकार उनको बनाती है, सरकार उन्हें किसी दूसरे कानून के तहत बना देती है, वो सब बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। तो भारत में 3 वैरायटी के जो बैंक हैं वो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं। कौन कौन से? राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव बैंक, आपने सुना होगा ना, फलाना ढिमका सहकारी बैंक, ऐसे नाम सुने आपने? मध्य प्रदेश सहकारी बैंक या इंदौर सहकारी बैंक। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये आरबीआई से परमिशन ना लेकर या आरबीआई के रूल्स का पालन ना करते हुए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद होते हैं जिला स्तरीय, और फिर होते हैं खंड स्तरीय। ये 3 प्रकार की जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं वे केवल अनुसूचित, गैर अनुसूचित बैंक कहलाती हैं। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बैंकों का विभाजन 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला स्वामित्व के आधार पर सरकारी बैंक और निजी बैंक, और दूसरा कानून के आधार पर जो आरबीआई के कानून से चलेंगे, आरबीआई के हिसाब से काम करेंगे, वे सब अनुसूचित बैंक, और जो उसके अलावा काम करेंगे वो सब गैर अनुसूचित बैंक। केवल अपने दिमाग में ये 2 बेसिक फंडे आपने सेट कर लेने हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं कि बैंकों का जो पूरा विभाजन है
वो दो प्रकार से हो सकता है। वो स्वामित्व के आधार पर हो सकता है और दूसरा जो है वो कानून के आधार पर हो सकता है। इसे कहीं कहीं पर संवैधानिक आधार पर या वैधानिक आधार पर भी लिखा हुआ रहता है तो चलेगा। वैधानिक आधार पर बैंक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बैंक? अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक, और दूसरे होते हैं गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। बड़ा सिंपल है। और यहाँ स्वामित्व के आधार पर हमने बैंक दो प्रकार के देख लिए, एक सरकारी बैंक और एक होते हैं निजी बैंक। तो सरकारी और निजी बैंक अलग कॉन्सेप्ट है और अनुसूचित और गैर अनुसूचित अलग कॉन्सेप्ट है। केवल अपने दिमाग में एक बेसिक फंडा सेट करो कि जो आरबीआई की अनुसूची के तहत, अनुसूचियों में जिनका नाम लिख चुका है, जो उसके कानून का पालन करते हुए रजिस्टर्ड किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, वे सब अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और जो उसके कानून के अलावा जैसे कोऑपरेटिव बैंक, तो वो सब जो है वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। बेसिक सा फंडा है ये। अगर कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट हो जाए तो फिर मैं आगे की बात पर चलूं, ताकि मैं आगे की कहानी आपको समझा पाऊं। बहुत काम की बात मैं आपको बता चुका हूं। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण संवैधानिक या स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। संवैधानिक आधार पर पहला कॉन्सेप्ट है, संवैधानिक आधार पर वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक के रूप में बांटे जाते हैं। कौन से बैंक? अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। इतना सा समझ लो केवल। अनुसूचित माने जो आरबीआई की अनुसूची में वर्णित है, गैर अनुसूचित जिनका वर्णन आरबीआई के पास में है ही नहीं, उनकी जानकारी, उनका बहुत सारा कुछ मैनेजमेंट आरबीआई के पास नहीं है, वो गैर अनुसूचित। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट को समझते। अब मैं इनका और विभाजन करने वाला हूं। अब हम कानून इसका और आगे जाकर के विभाजन करते हैं, आगे की बात समझते हैं। क्लियर है? हमने बात किया कि अनुसूचित और गैर अनुसूचित दो प्रकार के बैंक होते हैं। उसमें भी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे टाइप का बात होगा और यहाँ तो केवल एक ही वैरायटी की चीजें होंगी। तो यहाँ आती है पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पहले नंबर पे आती है राष्ट्रीयकृत बैंक। क्या आती है? राष्ट्रीयकृत बैंक। दूसरे नंबर पे आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तीसरे नंबर पर आती है पेमेंट बैंक। चौथे नंबर पर आती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बहुत काम की बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, समझना अब इसको। ये समझ गए तो समझो बैंक का पूरा काम झाम आपके दिमाग में है। चलो, हमने कहा कि बैंक को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो भाग? एक तो होता है अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक, और दूसरा होता है गैर अनुसूचित। ये होता है अनुसूचित बैंक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इतना। अब जब हम अनुसूचित बैंक को भी अंदर जाकर के पढ़ते हैं कि भाई जो आरबीआई की अनुसूचियों में वर्णित है उन सबको अनुसूचित कहेंगे, तो कौन कौन से बैंक उसमें वर्णित हैं, तो इसको भी जब हम और अंदर से विभाजित करते हैं तो वहां चार प्रकार के बैंक हमें मिलते हैं। पहला मिलता है वहां राष्ट्रीयकृत बैंक। क्या मिलता है? राष्ट्रीयकृत बैंक। ये पॉइंट मिलेगा आपको। नेशनलाइज बैंक, हिंदी में कहें तो नेशनलाइज बैंक, जिनका सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया, वो बैंक। क्लियर है? दूसरी जो पॉइंट है वो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले उन्होंने सुना होगा नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक। ऐसी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो सब भी इसी के तहत होती है। तीसरे आजकल नए खुलने लगे, नचिकेता मोर समिति की सिफारिश पर पेमेंट बैंक खोले गए भारत में। क्या खोले गए? पेमेंट बैंक, है ना। पेमेंट बैंक क्या होता है आगे समझाऊंगा, लेकिन समझ लो कि एक वेराइटीज ऑफ बैंक होते हैं। और चौथे होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक,
है ना। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक दो अलग प्रकार के बैंक होते हैं जो अभी समझेंगे हम आगे। लेकिन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो कि पेमेंट बैंक क्या होता है। तो ऐसे बैंक जो लोगों को ऋण नहीं दे सकते, केवल ले सकते हैं, वो पेमेंट बैंक। अभी बात डिटेल के साथ पूरी पूरी खोद खोद करके समझाऊंगा एक एक वर्ड, थोड़ा सा धैर्य रखो। केवल ऊपर ऊपर से मैंने बेसिक आपके दिमाग में फ्रेम तैयार कर रहा हूं। तो पेमेंट बैंक जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे पेटीएम, ज्यादा नाम इसका ले रहा हूं मैं ना, पेटीएम हो गया। इसी के जैसा फीनो बैंक नाम सुना होगा आपने। तो ये जो फीनो बैंक है ये भी एक पेमेंट बैंक है। आपने एयरटेल बैंक सुना होगा, एयरटेल बैंक है ना, एयरटेल बैंक ये भी एक पेमेंट बैंक है। आपने पोस्ट ऑफिस का एक बैंक सुना होगा, पोस्ट पेमेंट बैंक है ना, पोस्ट पेमेंट बैंक, ये नया सुन लिया होगा। तो ये जो 6 प्रकार की, केवल 6 है भारत में, और उसमें से भी पेटीएम नाम की जो संस्था है उसका भी इस बार लाइसेंस जो है वो, उसकी जो संस्थाएं हैं उनकी स्वीकृतियां बंद कर दी गई, लाइसेंस को निरस्त किया गया। तो 5 ही बचेंगे, तो हम पढ़ेंगे कौन सा। फिर आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 12 है हमारे यहाँ। जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, ऐसे ही महिंद्रा स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अलग अलग 12 हमारे यहाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये जो सारे बैंक हैं ये सब बैंक क्या कहलाते हैं, ये सारे बैंक जो हैं वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक क्या होती है भैया, तो जो अनुसूचियों में वर्णित नहीं होंगे, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक। हमारे यहाँ 3 स्तर के कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और खंड स्तरीय। ठीक है, याद रहे। तो ये तीनों ही गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अनुसूचित बैंक क्या होते हैं, गैर अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। और इसके अंदर आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और पेमेंट बैंक। तो इनको सामान्यतः इस तरीके से भी बांटा जा सकता है। क्लियर है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत बैंकों को वाणिज्यिक बैंक की संज्ञा दी जाती है। इन बैंकों को भारतीय बैंक विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा शासित किया जाता है। इनका कंट्रोल किस कानून से होगा, उस कानून का नाम है भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949। और इसकी परिभाषा कहां पर दी हुई है कि वाणिज्यिक बैंक किसे कहेंगे, तो वो दी हुई है कंपनी अधिनियम 1956। वहां लिखा हुआ है कि ऐसे बैंक जो लाभ कमाने के लिए काम करते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। क्लियर है। फिर इनका रेगुलेशन कैसे होगा, तो वो इस कानून से होगा, भारतीय बैंक विनियमन अधिनियम 1949। क्लियर है आप सबको, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट हो गया। अब हम आगे एक एक पहले राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात कर लेते हैं। तो आज से मैं अगर कुछ वर्ष पहले की बात करूं, 1950 की या 1960 की, तो उस जमाने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 0 थी। केवल हमारे देश का सरकारी बैंक एक ही था और वो था आरबीआई। 1950 के बाद 1955 में पहले बैंक को हमने राष्ट्रीयकृत किया और उसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ तो वो एसबीआई कहलाने लगा। पहले उसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, पहला बैंक जो सरकार ने जब्त कर लिया। अब देखो यहाँ एक शब्द हमने कल भी समझाया, आज फिर समझा देता हूं। राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होता है, ठीक है। हमने कल समझाया था कि इस भारत की सारी संपत्ति भारत की सरकार की है, तो वहां कोई भी संस्थान चल रहा है उसका मालिकाना हक आपका है। कल सरकार कह देगी कि इसका मालिकाना हक आप हमें भेज दो, दे दो, तो उसे हम कहेंगे राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण इस शब्द का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के स्वामित्व या उसके जो राइट्स हैं, उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो मालिकाना हक है, वो किसी निजी व्यक्ति से सरकार के हाथ में ट्रांसफर कर देने की प्रक्रिया को कहते हैं राष्ट्रीयकरण। तो हमने पहली बार एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया तो भारत में एक राष्ट्रीयकरण बैंक आ गया।
फिर हमने कुछ दिन बाद 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो उससे क्या हुआ, हमारे पास 15 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। फिर 1980 में हमने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे टोटल 21 बैंक जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक भारत में हो गए। क्या ये एक कॉन्सेप्ट, उस जमाने में भी निजी बैंक हुआ करते थे, निजी बैंक पहले से थे, लेकिन हमने एक वेराइटीज ऑफ बैंक बना दी जो सरकारी बैंक कहलाने लगे। सरकारी कह दो या राष्ट्रीयकृत कह दो, नेशनलाइज कह दो, राष्ट्रीयकृत कह दो या सरकारी कह दो, सरल शब्दों में। तो सरकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक का डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ये गया। चलो क्लियर है, ये एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि जो सरकार ने जिनका स्वामित्व, फिर हमने क्या किया भाई, स्वामित्व का मतलब होता है, स्वामित्व मतलब 100% हिस्सेदारी सरकार की। लेकिन बाद में हमने जब एलपीजी अपनाया तो इनकी स्वामित्व में 10%, 20%, थोड़ा थोड़ा निजी हाथों में भी दे दिया, इसलिए इन बैंकों की दशा दिशा में थोड़ा सुधार हुआ। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, राष्ट्रीयकरण क्या होता है। शुरुआत में देश में कोई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं था, जब हमारा देश बना तो हमारे पास कोई बैंक नहीं था, केवल एक बैंक था सरकार का जो आरबीआई था। बाद में हमने एसबीआई सबसे पहले उठाई, सरकार को सरकारी कर दी उसको, फिर 14 बैंक उठाई, उनको सरकारी कर दिया, फिर 6 उठाई, उनको सरकारी कर दिया। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, इतना हमने किया। अब आगे समझो, इस कॉन्सेप्ट के आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमने अनुसूचित बैंक पढ़ लिया है, अनुसूचित बैंक की डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो बता देता हूं। अनुसूचित बैंक वे होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हो। क्लियर कट समझ में आ गया। तो भाई 1934 में जब कानून बना तब तो कोई बैंक सम्मिलित हुआ ही नहीं था। जब आरबीआई किसी बैंक को बैंक के रूप में बनने की मंजूरी देती है तो उसे अपनी अनुसूची में शामिल करती है। वही अनुसूची में सम्मिलित होने के कारण वो अनुसूचित बैंक कहलाने लगता है। साथ ही जिनकी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष योग कम से कम 5 लाख रुपए हो, वे सब बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो। अनुसूचित बैंक आरबीआई के साथ नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखते हैं। ये क्या होता है, कल मैं आपको सीआरआर का एक कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। क्या समझा चुका हूं कि सीआरआर क्या होता है। हमने कल एक उदाहरण देकर के बताया था कि एक बैंक बनता है और वो बैंक भाग ना जाए जनता के पैसे लेकर, इसलिए सरकार 2 काम करवाती है आरबीआई के माध्यम से। एक तो कुछ पैसा उसके खुद के पास रखना होता है और कुछ पैसा उसे आरबीआई के पास जमा करना होता है। तो आरबीआई के पास जो पैसा जमा करना होता है वो उसे कैश में करना होता है, खुद के पास जो पैसा रखना होता है उसे वो सोने के रूप में रखना होता है। तो जो खुद के पास में रखना होता है उसे हम एसएलआर कहते हैं और जो आरबीआई के पास रखना होता है उसे हम सीआरआर कहते हैं। सीआरआर का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशो होता है। तो कैश रिजर्व रेशो जो है वो हमारा हर बैंक आरबीआई के पास रखेगा, ये उसे मेंटेन करना होगा। अगर वो चाहता है कि वहां अनुसूचित बैंक बने तो अनुसूचित बैंक आरबीआई के साथ नगद आरक्षित अनुपात अर्थात सीआरआर बनाए रखते हैं, मतलब उसके पास जमा करते हैं। ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(6) के तहत मापदंडों का अक्षरशः पालन करते हैं। आरबीआई ने कह दिया कि ऐसा करना तो वो वैसा करेंगे, आरबीआई ने कह दिया कि वैसा करना तो वो वैसा करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आया। अब हम आते हैं इसी के अंदर की अनुसूचित बैंकों को कौन कौन सी छूट मिलती होगी, कुछ फायदा भी तो होता होगा ना अनुसूचित हो जाने का। अनुसूचित होने से क्या फायदा है, तो देखो ये फायदा है, इनको बहुत सारी सुविधाएं आरबीआई देती है। कौन सी सुविधाएं देती है, अनुसूचित बैंक आरबीआई से बैंक दर पर ऋण प्राप्त कर सकती है, क्योंकि हर बैंक अपना पैसा कहां से लेकर आएगा, आरबीआई से ही तो लेकर आएगा। खुद के पास में इतना पैसा थोड़ी होगा कि पूरे देश को लोन दे दे। तो जो बैंक है वो क्या करेगा, आरबीआई से पैसे उधार लेकर आएगा और किस रेट पर लेकर आएगा, तो कल समझा चुके हैं कि वो बैंक रेट पर
पैसे उधार लेकर आएगा और फिर जनता को बांट देगा। जनता को ज्यादा मूल्य पर टैक्स वो ऋण बांटेगा। तो जो बीच का पैसा है, मान लो आरबीआई से हमने 100 रुपए लिए 10% ब्याज की दर पर, और यही 100 रुपए उसी बैंक ने 12% ब्याज की दर पर किसी ग्राहक को दे दिए। 2% पैसा किसका? उस बैंक का, और वो उसका लाभ है, अर्थात वो लाभ कमाने के लिए बना। समझ गए? तो आरबीआई से उसको छूट होती है कि वो बैंक दर पर ऋण ले सकता है। पहला पॉइंट समझे। दूसरा, अनुसूचित बैंक स्वतः ही समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं। अब इंग्लिश वालों के लिए बोलूं, क्लियरिंग हाउस एक शब्द होता है जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन है समाशोधन गृह। क्लियरिंग हाउस ये क्या होता है, समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। मैं रुक करके पहले क्लियरिंग हाउस क्या होता है ये समझा दूं। देखो, मैंने एक चेक, मेरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है और मेरे एक दोस्त ने मुझसे पैसे उधार लिए थे। जब उसने लौटाए तो उसने मुझे पैसे ना देते हुए चेक दे दिया कि ले ये 10,000 रुपए का चेक रख ले। उस दोस्त का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है। अब एचडीएफसी बैंक का चेक मुझे दे दिया, मैं क्या करूं उसका? मैं जब बैंक में जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि यार भैया मेरे को पैसे दे दो, तो मना कर देंगे क्योंकि एचडीएफसी में तो मेरा अकाउंट ही नहीं है। तो वो कहेगा कि आप अपने बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में इस चेक को लगा दो। तो मैं अपने बैंक ऑफ इंडिया के चेक अकाउंट में इस चेक को लगाऊंगा। अब ये चेक कहीं जाएगा, ये चेक जाएगा क्लियरिंग हाउस। कहां जाएगा? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस एक ऐसा कमरा है, यूं समझ लो समझने के लिए, कि जहां सब बैंक बैठे हुए हैं। तो जैसे बैंक ऑफ इंडिया के पास एचडीएफसी का चेक आया, वैसे एचडीएफसी के पास भी बैंक ऑफ इंडिया का चेक जाता होगा। तो आपस में सबने एक अंडरस्टैंडिंग बिठा ली कि तुम्हारा चेक आएगा तो तुम पास करके उसको पैसे दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। मेरा चेक आएगा तो तुम उसको पैसे दे दो ना, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तो क्लियरिंग हाउस एक उस कमरे को या उस जगह को कहते हैं जहां पर सारी बैंक सदस्य होकर एक दूसरे के चेक अदला बदली करके सही होने पर पेमेंट करते हैं। उसे हम क्लियरिंग हाउस कहते हैं। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो क्लियरिंग हाउस के सदस्य हो जाते हैं। अब मान लो कि हमारे देश में कोई बैंक है जो क्लियरिंग हाउस का सदस्य नहीं है, तो उसके तो चेक ही पास नहीं होंगे, तो गड़बड़ी हो जाएगी। लोग उसके पास जाएंगे ही नहीं, उसके ग्राहक ही नहीं बनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली याद होना चाहिए। तो जो भी आरबीआई की अनुसूचित बैंक होगी उनको सबको बैंक लोन देगी, फिर मतलब कम पैसे में कम दर पे, साथ में वो क्लियरिंग हाउस के सदस्य होंगे। अनुसूचित बैंक की रिजर्व बैंक के प्रथम श्रेणी के विनिमय पत्रों की पुनर्कटौती के भी सुविधा प्राप्त होती है, परंतु इसके बदले में उन्हें नगद कोष रखना पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट पर मत जाओ, डीप हो जाएगा, इतना मत समझो। दो बातें हमने ऊपर से समझ ली, तीसरी छोड़ दो। भारत में अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है? तो भारत में अनुसूचित बैंक कितने हैं? तो अभी पहला हमने पढ़ा राष्ट्रीयकृत बैंक भी अनुसूचित होते हैं। तो कितने हैं अनुसूचित बैंक भारत में? 12। भारत में विदेशी बैंक भी अनुसूचित होते हैं, क्योंकि कोई विदेशी बैंक जब भारत में आएगा तो आरबीआई से परमिशन लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो जब वो भारत से परमिशन लेगा तो उसे पहले आरबीआई अपनी अनुसूची में शामिल करेगा, अपने रूल्स फॉलो करवाएगा, मनवाएगा। तो भारत में विदेशी बैंकों की पिछले साल संख्या जो है वो 44 थी। याद रखना इस बार वो 2 घट गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है आरआरबी, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं जो छोटे छोटे एरिया पे काम करते हैं, जैसे नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, जैसे उत्तर प्रदेश में चलने वाली उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ऐसी बैंकें हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 43 है। विकास बैंक भी नाम की एक चीज होती है, जैसे हमारा सीडबी, जैसे हमारा आगे की ये जो आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, एफसीआई, ये मैं बाद में समझाऊंगा, ये अगले चैप्टर में समझेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में यही पढ़ना है हमको। निजी क्षेत्र के बैंक टोटल 21 है। आप बोलते हो ना एचडीएफसी, एचडीएफसी के अलावा कहीं एक आध और बैंक का नाम ले लो, जैसे कि कोई भी प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई। तो ये जो बैंकें हैं ये क्या है? ये वर्तमान में निजी बैंक है, लेकिन ये अनुसूचित बैंक होते हैं, याद रखना। तो आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर करो कि अनुसूचित कॉन्सेप्ट, राष्ट्रीयकृत कॉन्सेप्ट और सरकारी, ये 3 अलग अलग बातें हैं, मिक्स मत कर देना। सरकारी मतलब कि
जिसका मालिक सरकार हो वो सरकारी। क्लियर? जो आरबीआई के कानून के तहत चलती हो वो अनुसूचित सरकारी भी हो सकती है और निजी भी हो सकती है। ये अपने दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारे बैंक अनुसूचित बैंक हैं। क्लियर है? भारत में वर्तमान में 43 ग्रामीण बैंक, 43 ग्रामीण बैंक हैं। वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण शुरू कर दिया है। कौन सा चरण शुरू कर दिया? चौथा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? बेटा पहले 44 थी, अब 42 हो गई है विदेशी बैंकों की संख्या। विभिन्न राज्यों में 15 क्षेत्रीय बैंक का विलय किया जाएगा, जिससे अब बैंकों की संख्या 43 से घट करके 28 हो जाएगी। तो अभी ये हुई नहीं है, होगी, प्रस्ताव है, अगले साल करना है। अगले साल मतलब 2025 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनकी वर्तमान में संख्या जो है, वर्तमान में संख्या 43 है, वो घट करके 28 रह जाएगी और देश में एक देश एक राज्य एक क्षेत्रीय बैंक, ऐसा कॉन्सेप्ट पालन किया जाएगा। एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विलय किया जा रहा है, ताकि व्यापक दक्षता और युक्ति युक्त बनाते हुए हर राज्य का एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बचे। क्लियर है? बैंकों के विलय से क्या होता है, क्या क्यों करते हैं भाई, अभी आगे समझाऊंगा। विकास की विलय क्या होता है, क्यों करते हैं। क्लियर है? ये इतना समझ लो, पहले एक आउटलाइन तैयार करनी है अपने दिमाग में, कॉन्सेप्ट तैयार करना है, जो मैं करने में लगा हूं। मतलब आधे घंटे से मैं पढ़ाया जा रहा हूं, लेकिन कुछ पढ़ाया नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा हूं कि ये क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज है। ठीक है, आगे बढ़ो। हमने अनुसूचित बैंक पढ़ लिया, अब हम गैर अनुसूचित बैंक पढ़ लेते हैं। ऐसे बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है, उन्हें गैर अनुसूचित कहेंगे। तो सिंपल परिभाषा, ऐसे बैंक जो कि आरबीआई के अनुसूचित 2 में शामिल हैं वो अनुसूचित, और जो शामिल नहीं है वो गैर अनुसूचित। तो कौन से बैंक शामिल नहीं? कई देश में ऐसा भी होता है कि आरबीआई की परमिशन के बिना कोई बैंक बन जाए, उसकी अनुसूची में कोई शामिल ना होता है। इन बैंकों को यह सुविधा दी गई है कि सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो की रकम आरबीआई के पास ना जमा करके अपने ही पास रख ले। उनको आरबीआई से कोई लेना देना है ही नहीं। तो कौन से ऐसे बैंक हैं जिनको आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है? ये देखो, गैर अनुसूचित बैंक आरबीआई से दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए ऋण लेने के योग्य नहीं होते। आरबीआई नहीं देती इनको ऋण। हालांकि आपातकालीन स्थिति के तहत आरबीआई उन्हें ऋण दे सकता है, लेकिन देता नहीं है। इन बैंकों की आरक्षित पूंजी 5 लाख रुपए से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ये समाशोधन गृह के सदस्य भी नहीं होते हैं। ये बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन भी नहीं करते हैं, क्योंकि आरबीआई से उनको कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में देश में गैर अनुसूचित बैंक केवल 3 हैं। इनमें कोऑपरेटिव बैंकों को शामिल किया जाता है, जो 3 श्रेणी में है: राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव बैंक, जिला स्तरीय कोऑपरेटिव बैंक और प्राथमिक कोऑपरेटिव बैंक। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो गैर अनुसूचित होते हैं। केवल इतना कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाए। सबको अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, मैं आगे की बात करूंगा। यहां तक समझ में आ गया? हर बच्चे को ये क्लियर हो। अगर मैं कल उससे पूछ लूं कि भाई बताओ निजी बैंक कौन से हैं, तो कह दे कि वो बैंक जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में होता है वो निजी बैंक होते हैं। सरकारी बैंक कौन से होते हैं? वो बैंक जिनका मालिकाना हक सरकार के पास होता है वो सरकारी बैंक होते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक किन्हें कहते हैं? तो ऐसे बैंक जो प्राइवेट थे लेकिन सरकार ने उनको अपना बना लिया, राष्ट्रीयकरण कर लिया, वो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं। फिर पूछा जाए अनुसूचित बैंक क्या होते हैं, तो हमारे देश में जितने भी बैंक है सब अनुसूचित बैंक है। ऐसे बैंक जो आरबीआई के अधिनियम, आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 2 या की अनुसूची 2 के तहत, अनुसूची 2 के तहत जिन बैंकों के नाम लिखे हुए हैं वे सब अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। गैर अनुसूचित कौन होते हैं? तो जिन बैंकों का, गैर अनुसूचित बैंक का कोई उदाहरण था दिव्या, बहुत सारे उदाहरण हैं।
जैसे इंदौर में चलती है इंदौर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक, ये चलती है। आप कभी इंदौर में आएंगे तो आपको इंदौर में जो गांधी हॉल है उसके सामने एक बहुत बड़ा बैंक बना हुआ मिलेगा जिसका नाम है इंदौर कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जो इंदौर कोऑपरेटिव बैंक है, अलग अलग जगह पे सब अलग अलग नाम से होती हैं, सब अपने अपने कोऑपरेटिव बैंक बना लेते हैं। तो उन कोऑपरेटिव बैंकों का जो बस कोऑपरेटिव बैंक ही गैर अनुसूचित बैंकों का उदाहरण होते हैं, बाकी सारे बैंक अनुसूचित होते हैं। क्लियर है? उसमें नेशनलाइज क्या होता है, पेमेंट बैंक क्या होता है, फलाना ढिमका क्या होता है, वो सब मैं आगे आपको समझाऊंगा। इतना क्लियर हो गया? क्या आपके दिमाग में ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर समझ आ गया है, क्लियर है सब? वेरी गुड तनिषा। इतना अगर आपको दिमाग में सेट हो गया हो तो अब आगे चलते हैं। और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो अब हम अनुसूचित के अंदर घुसेंगे, अनुसूचित के भी डिटेल में जाएंगे, इसके डीप में जाते हैं। तो इसके डीप में जाएंगे तो सबसे पहले इसकी भी तो अलग अलग टाइप है, 4 वैरायटी है। पहला कौन सी टाइप है? 5 टाइप है वैसे तो, है ना। पहली टाइप है राष्ट्रीयकृत बैंक। दूसरी टाइप है कौन सी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये दूसरी टाइप हो गई उसकी। तीसरी टाइप है पेमेंट बैंक। चौथी टाइप है स्मॉल फाइनेंस बैंक। और 5वीं है निजी बैंक। अब लेकिन हम निजी बैंक नहीं पढ़ते क्योंकि निजी में पढ़ने का कुछ है ही नहीं। निजी क्या पढ़ो, क्यों पढ़ो निजी? तो ये बैंक हम पढ़ लेते हैं सारे। क्लियर है? इतना करना क्या है? विदेशी बैंक का स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते हैं कि नहीं बेटा, विदेशी बैंक विदेशी होती है ना। जैसे HSBC, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, चीन का एक बैंक है। HSBC का नाम सुना आप लोगों ने? तो HSBC का फुल फॉर्म क्या होता है? हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो जब हांगकांग शंघाई का कोई बैंक हमारे देश में आया तो उसे हमने विदेशी बैंक कहा। समझ गए? ये भी RBI से परमिशन लेकर ही आएगा, बिना परमिशन के कोई नहीं आ सकता। जैसे हमारा SBI जो है वो चीन गया, चीन में उसने अपनी एक ब्रांच खोली, तो चीन के हिसाब से हमारा SBI एक विदेशी बैंक हो गया, हमारे हिसाब से HSBC एक विदेशी बैंक हो गया। क्लियर है? सेट हो रहा दिमाग में ये बात? विदेशी अलग होता है, स्मॉल फाइनेंस अलग होता है। मैं अभी समझाऊंगा स्मॉल फाइनेंस क्या होता है। तो स्वामित्व के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी बैंक। ये मत समझो, समझना हो तो केवल परिभाषा तक ही काफी है। अनुसूचित बैंक के अंदर खूब वैरायटी की चीजें हैं, जिसमें पहली आती है सार्वजनिक बैंक। तो अनुसूचित और सार्वजनिक दोनों शब्दों को मिक्स मत करना बच्चा, मैं फिर से बोल रहा हूं। सार्वजनिक बैंक ही राष्ट्रीयकृत है, सार्वजनिक कह दो या राष्ट्रीयकृत कह दो या सरकारी कह दो, ये है। जबकि दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है निजी। तो निजी बैंक का अलग कॉन्सेप्ट है, सार्वजनिक बैंक या ये। तो जो हमारे देश में SBI, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है, वो सब सार्वजनिक है। HDFC, ICICI, IDBI, ये जो बैंकें हैं ये सब क्या है? ये सब बैंकें जो है वो निजी बैंक है। क्लियर है? इन दोनों में डिफरेंस, यहाँ बैंक ऑफ इंडिया आएगी, यहाँ पंजाब नेशनल बैंक आएगा, यहाँ देना बैंक आएगा, यूनियन बैंक आएगा, यूको बैंक आएगा। ये 2 कॉन्सेप्ट और भी हैं, वो जो उसी के अंदर है, अनुसूचित है ये दोनों। ये भी अनुसूचित होते हैं और ये भी अनुसूचित होते हैं। इतना क्लियर? आगे की बात समझो कि सार्वजनिक बैंक की या राष्ट्रीयकृत बैंक की परिभाषा क्या? ऐसे बैंक जिसमें सरकार की धारिता, सरकार की हिस्सेदारी 51%, अर्थात उसका स्वामित्व जो है वो 51% इसके पास सरकार के पास है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या लगभग, मतलब जो टोटल बैंकिंग सेक्टर है उसमें 51% जो हिस्सेदारी है। मतलब पूरे देश में अगर सारी बैंकों की संख्या और उनकी जो ब्रांचेस हैं, अकाउंट्स हैं, उनमें जो पैसा जमा है उसको कैलकुलेट करें
तो 91% हिस्सा जो है वो हमारे सार्वजनिक बैंकों के पास है। क्लियर है? निजी बैंक, वे बैंक जिनमें निजी फर्म व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति खोल लेता है, जैसे HDFC, जैसे IDBI, है ना, IDBI, जैसे ICICI, ये सब बैंक क्या कहलाती है? निजी बैंक कहलाती है। कॉन्सेप्ट एकदम सेट। चलो आगे बढ़े। अब हम भारत के जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनको क्रम से पढ़ना शुरू करते हैं कि भारत का पहला सार्वजनिक बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1950 में, तो RBI को छोड़कर भारत का सरकारी बैंक एक भी नहीं था, 0 सरकारी बैंक थे। सरकारी बैंकों की संख्या 0 थी। क्लियर है? RBI तो था, 1949 में हम RBI को RBI कर चुके थे। RBI की स्थापना 1935 में भले ही हुई, लेकिन पहले वो अंग्रेजों द्वारा संचालित होता था। 1949 में हमने उसे भारत का सरकार का बैंक बनाया, ठीक है, बैंकों का बैंक बनाया। फिर 1955 में पहली बार हमने SBI नाम के एक बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे अब हमारे पास सार्वजनिक बैंकों में एक बैंक हो गया। एक बैंक हुआ जो हमारा सार्वजनिक बैंक कहलाता था, बाकी सारे बैंक निजी थे। ठीक है। फिर 1969 में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंक जो कि पहले निजी थे, उनका निजी वालापन जो है वो खत्म करके उनको सरकार को सौंप दिया, जिससे भारत के पास 15 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। कैसे हो गए 15? 14 तो ये नया है और एक पहले से SBI था। क्लियर है? फिर 1980 में फिर से इंदिरा गांधी का माथा खराब हुआ, तो उन्होंने 6 नए बैंक जो कि पहले निजी थे, कैसे थे वो? पहले निजी बैंक थे, उनको और इस सूची में जोड़ दिया कि अब कल से तुम राष्ट्रीयकृत हो जाओगे। देखो, सरकार चाहे तो किसी भी चीज को राष्ट्रीयकृत कर सकती है ना। कल सरकार का माथा खराब हो जाए और वो बोले कि जो ये दिनेश चौधरी सर चलाते हैं PSC by DC सर कोचिंग क्लास, या इसका जो ये एप्लीकेशन है और ये तामझाम है, इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है, तो क्या होगा? ये मेरी है, कल से सरकार की हो जाएगी। होता है, ऐसा हुआ है हमारे देश में, खूब होता है। सरकार उसके बदले में मुझे थोड़ा बहुत मुआवजा जरूर दे देगी, लेकिन चाहे तो ऐसा हो सकता है। मान लो कि हमारा जो टाटा है, टाटा की एक कंपनी है बहुत बड़ी, जिसमें टाटा गाड़ियां बनती है, टाटा की जो गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी वो बनती है। सरकार को कुछ नहीं करना है, एक कागज पे लिख करके नोटिफिकेशन जारी करना है कि टाटा कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अब परसों से टाटा सरकार की हो जाएगी। रिलायंस पेट्रोल पंप चलते हैं, सरकार चाहे दिमाग खराब हो जाए उसका, ये पेट्रोल पंप देश के भत्ते से कमा रहा है, दिमाग खराब, चलो एक कागज पे लिख देना, अधिसूचना जारी करनी, कल से रिलायंस के सारे पेट्रोल पंप भारत सरकार के होंगे, राष्ट्रीयकरण किया जाता है, खत्म कहानी। ये ले, तो बिना परमिशन से, हाँ बेटा इसमें कोई परमिशन की जरूरत थोड़ी, वो खुद का है, सरकार का है, ये तो हम लोग यूज कर रहे हैं इन सब चीजों को, ये जो हमारा है ही नहीं है, तो ये तो है सब सरकार का है। ये हम गलत फहमी पाले बैठे हैं। और सरकार से भी आगे जाओ तो भगवान का है, तो मैं उस चैप्टर पे नहीं जाऊंगी, तो दर्शन शास्त्र शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी कानून के हिसाब से ये सब चीजें सरकार की है, इनका सबका मालिक कौन? सरकार है। क्लियर है? बिना नोटिफिकेशन के, अरे इंदिरा गांधी ने तो इस जमाने में बैंक का कोई नोटिफिकेशन काय का नोटिफिकेशन, कल से सारे बैंक भारत सरकार के हैं, खत्म हो गए। कोई चूचा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि है हमारे देश में ऐसा नियम। क्लियर है? चलो तो ये पिक्चर समझ लेते हैं थोड़ा सा कि SBI हुआ, तो SBI भी तो क्रम से हुआ होगा कि SBI पे आता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक जो है वो भारतीय स्टेट बैंक या SBI है। ये 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। पहले इसका नाम क्या था पता है? इंपीरियल बैंक। भारत सरकार का माथा खराब हुआ तो उन्होंने लिखा कल से इस बैंक को भारतीय स्टेट बैंक कहा जाएगा और ये राष्ट्रीय पूंजी है, ये सरकार का है, खत्म कहानी। 1959 में फिर उसका माथा एक बार थोड़ा सा खराब हुआ, थोड़ा सा ही हुआ था। 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत करके कह दिया कि ये SBI की ब्रांच होंगे, हो गई वो। फिर इन 8 सहायक बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिलाकर दोनों को एक कर दिया। तो पहले ये समझो, थोड़ा सा यहां और समझाता हूं। पहले एक बैंक बना,
कौन सा बैंक? एसबीआई। फिर छोटे छोटे 8 बैंकों को मिला करके कह दिया कि ये नए बैंक नहीं, ये एसबीआई के सहायक बैंक होंगे। तो उनके नाम कैसे पड़ गए? एसबीआई बीकानेर, एसबीआई इंदौर, एसबीआई जयपुर। तो टोटल 8 थे। कितने थे शुरुआत में? टोटल 8 थे। उन 8 में से पहले बीकानेर और जयपुर इन दोनों को मिला करके एक बना दिया। तो संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। ये क्लियर है बात? फिर आते हैं, ये एक पॉइंट कम हो गया, चलो यहां कहां इतनी दूर चले गए? अरे, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जुलाई 2008 में और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का 2009 में एसबीआई में विलय कर दिया। तो पहले 7 थे। देखो, एसबीआई के एसोसिएट्स बैंक 8 थे, जिसमें बीकानेर और जयपुर को मिला करके एक बना दिया, तो जिससे 7 हो गए। फिर 2008 में सौराष्ट्र को कह दिया कि तुम कोई नई बैंक नहीं, तुम एसबीआई में मिल जाओ। फिर 2009 में इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को बोल दिया कि तुम एसबीआई में मिल जाओ। और फिर 2017 में इन सबको, जो 5 बचे हुए थे, 5 जो भी बचे हुए थे, उन सबको बोल दिया कि तुम एसबीआई में मिल जाओ। तो सब एसबीआई हो गया। तो ये याद होना चाहिए कि एसबीआई, शेष बचे 5 सहायक बैंक और भारतीय महिला बैंक को 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई में विलय कर दिया गया। तो एसबीआई खुद अपने आप में देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो। एसबीआई का टैगलाइन क्या है? विथ यू ऑल द वे। ये पॉइंट याद रखना, विथ यू ऑल द वे, क्योंकि सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई। कौन है? एसबीआई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो एचडीएफसी। तो ये दोनों याद रख लेना। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक एसबीआई है। फ्रांस की एक कंपनी के साथ इसने समझौता करके जीवन बीमा की एक ब्रांच खोल दी। विदेशों में एसबीआई की सर्वाधिक कार्यालय है। 28 देशों में 59 विदेशी कार्यालय हैं। समझ गए? तो एसबीआई को विदेश में क्या कहेंगे? विदेशी बैंक कहेंगे। नाबार्ड ने एसबीआई को स्वयं सहायता संपन्न संस्था की उपाधि दी है। क्या दिया? दर्जा। किसने दिया? नाबार्ड ने, जो कि गांव खेती के लिए काम करने वाली संस्था है, नाबार्ड ने एसबीआई को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्था का दर्जा दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड ने किस बैंक को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्था कहा? एसबीआई को कहा। एसबीआई का चक्कर दिमाग में घुस गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे बहुत सारे बैंक हैं, उनकी डिटेल पे नहीं जाना है, लेकिन हमने बीच में हमने जब 21 बैंक बताया आपको कि हमारे देश में पहले एसबीआई का किया, फिर 14 बैंकों का किया, फिर 6 का किया, इस तरीके से टोटल 21 बैंक जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। तो वर्तमान में बैंकों की संख्या 12 कैसे आ गई वो समझ लो। अब विलय करते हैं। अभी हाल हमारे एक बच्चे ने पूछा था ना, विकास ने पूछा था कि सर ये विलय क्यों किया जाता है, क्या होता है? समझ लो विलय क्या होता है। जब सरकार दो अलग अलग बैंक को मिला करके एक बना देती है। जैसे मैं यहां उदाहरण लिख देता हूं, 2 अलग अलग बैंक हैं, एक का नाम है देना बैंक और एक का नाम है विजया बैंक, और इन दोनों को मिला करके मैं एक बना दूं तो इसे हम कहेंगे विलय। क्या कहेंगे? विलय। समझ में आया ये पॉइंट? विलय क्यों किया जाता है? सरकार जब देखती है कि यार बहुत सारे बैंकों में एनपीए बढ़ रहा है, एनपीए ये क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो उसमें काम करने वाले लोगों को सैलरी ज्यादा दी जा रही है, उनके पास काम कम है। तो ऐसी स्थिति में 2 बैंकों को मर्ज कर दो ताकि कम काम करने वाले ज्यादा चीजों को संभाल पाए। बहुत सारे उसके रीजन होते हैं, मैं बहुत सारे कारण नहीं बता रहा हूं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है? क्योंकि मैं अगर उस पर जाऊंगा तो फिर हम कहीं दूसरी जगह पहुंच जाएंगे।
अब विलय करने की शुरुआत क्यों हुई या बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया ये समझो। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया। सामाजिक नियंत्रण जब काम नहीं कर पाया तो फिर हमने विलय का कॉन्सेप्ट लाया। बैंकों के सामाजिक नियंत्रण का आशय है सरकार द्वारा बैंकों के नियंत्रण से, इसके तहत बैंकों की नीति का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है परंतु उनका क्रियान्वयन बैंक खुद करता है। शुरू में 1967 में, कब 1967 में एक कॉन्सेप्ट सरकार द्वारा लाया गया कि यार देश में पैसों का पूरा फ्लो बैंक करती है तो क्यों ना बैंकों का मालिकाना हक सरकार का हो लेकिन मैनेजमेंट जो है वो बैंक खुद का हो, निजी हो। इसके लिए लाया गया सामाजिक नियंत्रण का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? पहले बैंकों का विलय नहीं किया हमने। पूजा क्या कहती है, जैसे ओरिएंटल का पंजाब नेशनल में हुआ वैसे उसे मर्जर या विलय कहते हैं। करवाऊंगा मैं बेटा, अभी आगे आ रहा हूं। भारत में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लागू करने का प्रस्ताव 1967 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जबलपुर अधिवेशन में लाया गया था। क्यों? देखो, पैसा जो है ना वो सब कुछ बदल सकता है और जिसकी जेब में पैसा वो सब कुछ चेंज कर सकता है। उस समय जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी वो नहीं चाहती थी कि हमारे यहाँ मैनिपुलेशन हो, गरीबी हो या बहुत सारी चीजें जो है सरकार के अधीन होनी चाहिए। इसलिए पैसे जहां भी हैं वहां सरकार का नियंत्रण हो, इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण क्या कहता है कि बैंक का मालिकाना हक सरकार के पास में होगा लेकिन मैनेजमेंट बैंक खुद करेगी। इसको 1967 में कांग्रेस का जो जबलपुर अधिवेशन है उसमें लाया गया और लागू किया गया। 14 दिसंबर 1967 को विधेयक प्रस्तुत किया गया और अधिनियम पारित होने पर 1969 में ये लागू कर दिया गया। लेकिन देखा कि इससे तो काम चल नहीं रहा है तो फिर उन्होंने बोला हटा यार, इसको एक कागज पे लिख कर दे दो कि कल से सारे बैंक भारत सरकार के बैंक होते हैं, टेंशन खत्म। किया। अगली स्टेप देखो क्या करेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति विफल हो जाने के बाद भारत सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय ले लिया। क्या किया? 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसे वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। क्लियर है? प्रथम चरण में 50 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लिस्ट जो है हमको ल्यूसेंट से पढ़ लेनी है, हम यहाँ पे पढ़ा करके उसमें कोई टाइम वेस्ट करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे, इसलिए लिख दिया कि लिस्ट ल्यूसेंट से कवर कर लेना। क्लियर है? 14 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से किया गया। इस तरीके से 2 बार हमने राष्ट्रीयकरण किया। दोनों समझ में आ गया? वैसे तो 3 बार किया, पहले एसबीआई का किया, फिर 14 बैंकों का और फिर 6 बैंकों का। टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 21। मतलब भारत में सरकारी बैंक कितने होने चाहिए? 21। और थे भी। देखो फिर धीरे धीरे एक दूसरे में मर्ज करेंगे हम। तो समझ गए विलय क्या होता है? मर्जर या विलय ये कॉन्सेप्ट है कि 2 अलग अलग बैंकों को एक दूसरे में चिपका दो कि तुम कल से एक हो, क्योंकि सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है। तो वो किया। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ सबसे पहले 1993 में 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया नाम का एक बैंक था, उसका विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया। क्या कर दिया भाई? सिंपल सा लॉजिक समझना। 1993 में न्यू बैंक नाम के बैंक को समाप्त करके बोल दिया कि तुम पंजाब नेशनल बैंक में शामिल हो जाओ, तुम कोई नया बैंक नहीं हो, तुम पंजाब नेशनल बैंक हो जाओगे कल से। तो उसका विलय कर दिया। इन दोनों का क्या कर दिया हमने? विलय। जिससे टोटल बैंक जो कि 21 था वो घट करके 1 माइनस हो गया, तो कितना बचा? 20 बचा। क्लियर है? आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो इसी में एक पॉइंट और समझ लो। ये 1 अप्रैल 2019, अब 2019 ये जो भी 2-3 साल 4 साल पहले था वहां आ गए हमें ना। देखो विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया। तो ये फिर अपने चार्ट पे आ जाओ। 2019 में एक तो विजया बैंक और एक देना बैंक है ना, इन दोनों का विलय जो है वो किसमें कर दिया जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा।
तो अब दो संख्या और कम हो गई, बड़ौदा है ना, तो -2 हो जाएगा, तो बचेंगे कितने, 17। तो अब हमारे पास राष्ट्रीयकृत बैंक कितने बचे, 17। फिर से यहाँ आओ, फिर 30 अगस्त 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दिमाग फिर से खराब हुआ, तो उन्होंने 5-7 बैंकों को एक साथ में निपटाओ यार, ये कॉन्सेप्ट लाए। तो फिर क्या हुआ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मतलब ओबीसी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया, पहला, ये हमें रखना है ना। फिर 2020 पे आ गए हैं, ये सब 2020 में हो रहा है, वो तो 19 में रहा है लेकिन लागू 20 में होगा, हुआ 2019 में लेकिन लागू 2020 से हुआ। तो 2020 में अब क्या हो रहा है, पहला ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों का मर्जर किसमें किया, पंजाब नेशनल बैंक में। इधर आओ फिर से, सिंडिकेट बैंक नाम का एक बैंक था, उसका विलय केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन का विलय यूनियन बैंक में, और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया, जिससे वर्तमान में आज की तारीख में जो नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक बैंक है, उनकी संख्या घट गई और घट करके कितनी बची, 12। तो वर्तमान में नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं, 12। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके फलस्वरूप वर्तमान में देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके विलय करके 12 कर दी गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये विलय किया क्यों जाता है। देखो, जब भी कोई बैंक अपने नियमों से हिल डुलने लगता है, जब भी उसमें घाटा होने लगता है, तो मान लो, इसे आप बैंक मत मानो, इसे आप यूं मानो कि एक गांव है, वहां 5-10 फैक्ट्रियां हैं। एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं, कुछ बनाते हैं, दूसरी फैक्ट्री में कुछ काम करते हैं, कुछ बनाते हैं, क्लियर है। जब एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर कम पड़ने लगे, या उसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा हो, या घाटा जाने लगे, नुकसान होने लगे, तो उसको दूसरी कंपनी में मिला देते हैं, ताकि दोनों का जो मैनेजमेंट है वो एक ही व्यक्ति कर सके और मैनेजमेंट पर सरकार अच्छे से निगरानी रख सके, क्लियर है। तो जब सरकार चाहती है कि निगरानी रखना कठिन हो रहा है, इसलिए वो सारी बैंकों का विलय करके 12 पर ले आई है, और 12 बैंक जो हैं वो अब वर्तमान में नेशनलाइज्ड बैंक बचे हैं। यानी प्राइवेट सेक्टर के बैंक का भी मर्जर कर सकती है नहीं। इन्होंने पूछा कि सोनू, इनने पूछा कि भाई प्राइवेट सेक्टर का बैंक के भी विलय कर सकती है, नहीं कर सकती बेटा। देखो, प्राइवेट सेक्टर का अगर कोई बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का कोई बैंक है, तो पहले उस बैंक का हमें क्या करना होगा, राष्ट्रीयकरण। क्योंकि राष्ट्रीयकरण का मतलब हुआ वो सरकार की, निजी का मतलब तो उसका मालिक कोई निजी व्यक्ति हो जाएगा ना। तो जब कोई व्यक्ति निजी उसका मालिक है, तो उसका विलय नहीं किया जा सकता। पहले उसे राष्ट्रीयकृत करो और फिर उसका आप चाहो जिसमें विलय कर दो, आपकी इच्छा पे, क्योंकि अब आप मालिक हो गए ना। तो राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है। जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, मालिकाना हक आपका नहीं होगा, अभी मालिकाना हक निजी व्यक्ति का होगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपके सबके दिमाग में चला गया? तो हमने जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक थे वो पूरा चैप्टर पढ़ लिया। दूसरा चैप्टर शुरू होता है यहीं से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब ये छोटे छोटे चैप्टर है। क्या चैप्टर है? तो देखो, ये चैप्टर है, ये वाला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनको शॉर्टकट में हम कहते हैं आरआरबी। क्या कहते हैं? आरआरबी मतलब फुल फॉर्म रीजनल रूरल बैंक। गांव के एरिया में क्यों बनाए, कब बने, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहले एक बार कमेंट करके बताओ कि इतनी कथा समझ में आई क्या? बहुत देर से समझाते जा रहा हूं बिना पानी पिए, आप लोग बता दिया करो कि आया कि नहीं आया समझ में। प्रवीण, आपको समझ में आ गया? आपने मैसेज कर दिया भाई, बाकी लोग भी कर दो। सुरेंद्र, देवेंद्र, बाकी काना, आप लोग भी मैसेज कर दिया करो। कभी कभी मैं भी यहाँ इतनी देर से खड़ा होकर के गला फाड़ के आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा कर लिया करो। एक जरा सा मैसेज तो लिखना है। आगे बढ़े। वंदना, वेरी गुड। चलो, अब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो भाई। हमारा देश आजाद हुआ 1950 में, और हमने पहले बैंक बनाई, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसके बाद भी हमें पता चला कि यार हमारे देश में जो गांव के लोग हैं, उनके तो पास में बैंक की सुविधा है ही नहीं।
खूब हमने मेहनत कर ली, लेकिन पता चला कि हमारा जो देश है भारत गांवों में बसता है। भारत कहाँ बसता है? भारत गांव में बसता है, गांव में बसता है। और जब तक गांव का विकास नहीं हो सकता, गांव का विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा जब तक देश का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। और गांव का विकास तब होगा जब गांव में अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे अच्छे बैंक, सारी शहर की सुविधाएं जब गांव को मिलेगी तो गांव का विकास होगा। तो गांव का विकास करने के लिए जरूरी है कि वहां बैंक हो। तो वहां बैंक हो तो उन्होंने बुलाया सब बैंकों को कि भाई तुम अपनी अपनी एक एक ब्रांच गांव में भी खोलो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों खोले, हम अपनी एक एक नई शाखा बना देते हैं। इससे एक नया कॉन्सेप्ट जन्म लेता है 1975 में। कॉन्सेप्ट देखना, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने नारा दिया 1975 में, कौन सा? गरीबी मिटाओ। क्या नारा दिया? गरीबी मिटाओ का नारा दिया। तो गरीबी मिटाओ मतलब बोर्ड पे लिख करके ऐसे नहीं मिटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ एक ही बात है ना। तो गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, काम करना शुरू किया कि गांव के लोगों तक सरकार की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, बैंक की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, बीमे की सुविधा पहुंचनी चाहिए, सब सुविधा पहुंचे। इसलिए 1975 में एक नई प्रकार की बैंक खोली गई जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहलाई। क्या कहलाई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये समझना कॉन्सेप्ट। इससे नया आया क्योंकि इसका नाम ही रखा ग्रामीण बैंक। तो जो पहले की बैंक थी वो शहर में खोलती थी अपनी ब्रांचेस, ये जो बैंक नई खुली ये गांव में अपनी ब्रांच खोलना शुरू करी। बड़े बड़े गांवों में पहले इन्होंने अपनी ब्रांच खोली, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे गांवों तक ये फैली। इनका नाम ही था कि ग्रामीण बैंक। और इनके लिए रूल बना दिया गया कि आप जितनी भी ब्रांच खोलेंगे वो गांव में आपको खोलनी होगी। रूल है गांव में खोलनी है, इसीलिए नई बैंक वाली। एम नरसिम्हा राव कार्य समिति 1975 की अनुशंसा पर आरआरबी अधिनियम 1975 पारित करके ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई। तो यूं मत समझने लगे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव समिति है। नरसिम्हा राव समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके कार्यकाल में नई वैरायटी की बैंक आई जिनको रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, आरआरबी कहते हैं। ठीक है, लेकिन आरआरबी में समस्या ये है कि इनको कौन खोले, चलाए कौन? तो जो पुराने बैंक थे वही चलाए। और उस पुराने बैंक को हम कह देते हैं क्या? प्रायोजक बैंक। क्या कह देते हैं? प्रायोजक बैंक। अब ध्यान से सुनना, जैसे अब एसबीआई नाम का तो एक बैंक है पहले से, एसबीआई को कहें कि तुम अपनी ब्रांच गांव में खोल लो तो वो मना कर देंगे, मैं क्यों खोल रहा, मेरा तो काम चल रहा है। तो एसबीआई ने कहा कि मैं एक शाखा बनाता हूं, जैसे कि नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, झाबुआ ग्रामीण बैंक, और इस बैंक में मेरी हिस्सेदारी होगी थोड़ी बहुत परसेंट, कितनी? 35%। और मैं रहूंगा इसका प्रायोजक बैंक। क्या रहूंगा? प्रायोजक बैंक बन जाता हूं। 50% हिस्सेदारी इसमें केंद्र सरकार दे दे और 15% हिस्सेदारी इसमें राज्य की सरकार दे दे। इस प्रकार 100% हिस्सेदारी इसकी अपने पास रहेगी। 3 लोग मिल करके नई नई बैंक बनाते जाएंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग बैंक बनाई गई। कियोस्क कॉन्सेप्ट इसके ही है क्या? नहीं बेटा, कियोस्क कॉन्सेप्ट 2006 में आता है जब एमपी ऑनलाइन आती है। अभी वो मत समझो, वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें नहीं है वो। चलो यहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट था 1975 में आई आरआरबी में। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, कब? गांधी जी जिस दिन जन्म लिए थे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती छुट्टी मनाते हैं, उस दिन नई बैंक खोलना शुरू की जो गांव में खुलेगी, बनाया, जिसे प्रथम ग्रामीण बैंक कहा गया। 1976 में 5 और नए आरआरबी बनाए। इनमें 50% स्वामित्व केंद्र सरकार, 15% राज्य सरकार और 35% प्रायोजक बैंक। प्रायोजक बैंक कोई भी हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया किसी का है, किसी का एसबीआई है, किसी का पंजाब नेशनल, अलग अलग है। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और 1980 में इनकी संख्या 85 हो गई। देखो कितनी जल्दी बैंकों की संख्या बढ़ी। 1985 में 180 हो गई, 1990 में 190 हो गई। देखो यहाँ एक बार बोर्ड पे लिख के बताऊं, देखो खोली कब? 1975 में। 1975 में एक बैंक खोली
1980 तक धीरे धीरे इनकी संख्या 80 हो गई, 1985 तक इनकी संख्या 180 हो गई और 1990 तक इनकी संख्या 190 हो गई। फिर पता चला कि बाप रे इतनी सारी बैंकों का करेंगे क्या, तो सरकार को नुकसान में डाल देंगे, फिर अब इनका विलय करेंगे। देखो इधर देखो, फिर से विलय करो। 2006 में एकीकरण की प्रक्रिया चालू की और एकीकरण के कारण इनकी संख्या घट करके 133 हो गई। एकीकरण मतलब फिर 2 को 1 कर दो, 2 को 1 कर दो, चलता रहता है हमारे देश में। तो फिर इनकी संख्या जो कि कितनी हो गई थी 1990 में 190, इनका एकीकरण कर दिया हमने। एकीकरण मतलब फिर वही विलय, एकीकरण 2 बैंकों को 1 कर दो। तो अब 2006 में इनकी संख्या कितनी हो गई 133। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी बची, फिर आओ 2021 में इनकी संख्या घटकर 43 हो गई। तो देखो फिर हमने क्या किया, विलय करना है ना, हम फिर से इनका भी विलय कर दिया। तो ये देखो 2021 में इनकी संख्या कितनी बची, 2021 में इनकी संख्या बची 43। क्लियर है? हाँ। अब 2025 में हम फिर से इनका विलय करेंगे और 2025 में इनका विलय करके संख्या रह जाएगी 28 की। एक राज्य का एक क्षेत्रीय बैंक। सेट हो रहा है दिमाग में कुछ कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होती है, सिंपल सा, जैसे एसबीआई, जैसे बाकी की पंजाब नेशनल बैंक, जैसे देना बैंक, जैसे विजया बैंक, जैसे कि वैसी ही एक बैंक होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। लेकिन इन दोनों में फर्क ये होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गांव के क्षेत्र में खुली जाती है और पुरानी वाली बैंक अपने हिसाब से कहीं भी खुल जाती है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हाँ। तो चलो आगे बढ़े। तो फिर तीसरी टाइप की बैंक समझे हम। अब आते हैं हम पेमेंट बैंक, जिनको हम भुगतान बैंक भी कहते हैं। हिंदी में कह दो भुगतान बैंक, इंग्लिश में कह दो पेमेंट बैंक। ये नया कॉन्सेप्ट अभी 2015, 14, 15, 13 में आया। ठीक है, समझो। नचिकेता मोड़ समिति बनी। क्या नाम था? नचिकेता मोड़ समिति। और उन्होंने कहा 2013 में कि यार हमारे देश में ऐसी बैंक होनी चाहिए जो लोगों को ऋण नहीं दे, लेकिन लोगों के पैसे तो जमा करवा ले, कम से कम इतनी सुविधा देने के लिए, क्योंकि अब हमें बहुत बैंकों की जरूरत होगी। तो उसके लिए छोटे छोटे बैंक होने चाहिए जिनका नाम हो पेमेंट बैंक। इसने जब सिफारिश की थी तो उन्होंने बोला था निके बैंक। क्या बोला था? निके। इसलिए इनका एक उपनाम भी है, निके बैंक किसे कहा जाता है? तो जो पेमेंट बैंक होती है उन्हें ही निके बैंक कहा जाता है। ये गवर्नमेंट बैंक होते हैं। हाँ बेटा, आरबीआई, आरआरबी सारे गवर्नमेंट बैंक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी, अभी हाल बताया ना बेटा, यहाँ पर मैंने देखो अभी पूजा ने पूछ लिया कि ये आरआरबी गवर्नमेंट बैंक होते हैं क्या? तो हाँ बेटा, देखो इसका स्वामित्व 50% केंद्र सरकार का, 15% राज्य सरकार का जिस भी राज्य में ये बनी, और 35% उस प्रायोजक बैंक का। और प्रायोजक बैंक किसका? केंद्र सरकार का। तो इनडायरेक्टली केंद्र सरकार के पास 85% जिम्मेदारी, तो जिसमें 50 से 1% भी ज्यादा है जिम्मेदारी सरकार की, वो सरकारी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सारे किसके हुए? सरकारी हुए। हाँ चलो आगे बढ़े। ये पेमेंट बैंक आ जाओ, ये प्राइवेट है बेटा, है ना, आगे बात करूंगा मैं। 2013 सितंबर में आरबीआई द्वारा नचिकेता मोड़ समिति की अध्यक्षता में छोटे व्यवसाय, छोटे छोटे जो उद्योग है और कम आय वाले परिवारों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से नीचे बैंक बोलते हैं, या छोटे वित्तीय बैंक का गठन किया गया, की सिफारिश की गई। क्लियर है? शुरुआत 2013 में होती है, लेकिन पहला बैंक 2015 में बनेगा। 2015 में आरबीआई ने नचिकेता मोड़ समिति की सिफारिश पर 41 आवेदकों में से 11 आवेदकों को स्वीकृति प्रदान कर दी कि भाई तुम पेमेंट बैंक खोल सकते हो। क्लियर है? ये पेमेंट बैंक आरबीआई बैंकिंग नियमन 1949 के तहत स्थापित होते हैं, की धारा 22 के तहत पूर्णतः लाइसेंस प्राप्त बैंक होते हैं, जो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, यहां देखो। चलो आगे चलते हैं। वाणिज्यिक बैंकों की भांति, किसके जैसा? कमर्शियल बैंकों के समान की भांति पेमेंट बैंक भी नगद आरक्षित अनुपात, मतलब सीआरआर, साविक तरलता अनुपात, एसएलआर और पूंजी पर्याप्तता तथा प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य होते हैं।
इसका मतलब ये अपना पैसा सीआरआर और एसएलआर जो है वो आरबीआई के पास रखते हैं। क्लियर है? भुगतान बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक होते हैं जिन्हें कुछ सीमित क्रियाकलापों की अनुमति दी जाती है। ये सब काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, बैंक का पूरा काम नहीं करेंगे, पूरा बैंक नहीं है, ये छोटे बैंक हैं। यह ग्राहकों से जमा ले सकते हैं किंतु लोन नहीं दे सकते। किंतु लोन, देखो बैंक के दो काम होते हैं, जमा स्वीकार करना और लोन देना। तो जमा तो स्वीकार कर लेंगे लेकिन लोन नहीं देंगे। क्लियर है? आगे, यह बैंक नया स्वरूप है जो आरबीआई के अधीन कार्यरत है। तो जो आरबीआई के अधीन है वो अनुसूचित है। क्लियर है? पेमेंट बैंक नेट बैंकिंग की सुविधा, पेटीएम का एटीएम कार्ड की सुविधा, डेबिट कार्ड की सुविधा देते हैं, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा देते हैं, लेकिन क्योंकि लोन नहीं दे सकते इसलिए क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। क्लियर है? क्रेडिट लिमिट देते हैं थोड़ी सी, है ना। यहाँ बैंक लोन नहीं दे सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? लोन नहीं दे सकते, इस कारण क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते। क्लियर है? तो बैंक और पेमेंट बैंक में क्या अंतर है ये समझ में आ गया। बैंक फुल फॉर्म में बैंक होता है, सारे काम करता है। पेमेंट बैंक उनमें से थोड़े से काम करता है। ठीक है, और आगे बढ़ो। केवल बचत खाते और चालू खाते में ग्राहक को 2 लाख रुपए की राशि को जमा स्वीकार करते हैं। ऐसा भी नहीं कि कितना भी पैसा जमा कर लेंगे, 2 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं, छोटे बैंक है ना। भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की पूंजी उसके मालिक के पास होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट मालिक होगा इसका कोई ना कोई। पहले 5 वर्षों में प्रायोजक का हिस्सा कम से कम 40% होना चाहिए। पेमेंट बैंक की 25% शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। ये रूल बनाए क्योंकि हम चाहते थे कि गांव के लोगों को बैंक की सुविधाएं मिले। 2024 में 6 पेमेंट बैंक अब घटकर 5 पेमेंट बैंक हो गए हैं। पहले एयरटेल पेमेंट बैंक खुला, मतलब बहुत एडवर्टाइजमेंट सुना होगा ना, एयरटेल पेमेंट बैंक वो खुला। फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खुला, फिर फिनो पेमेंट बैंक खुला, फिर एनएसडीएल पेमेंट बैंक खुला, फिर जियो पेमेंट बैंक खुला, फिर पेटीएम पेमेंट बैंक खुला। और पेटीएम को आरबीआई ने वो पेमेंट बैंक की सेवाएं देने से रोक दिया है कि अभी तुम जब तक मानक पालन नहीं करते तब तुम नहीं करोगे। ठीक है, क्या ये सारी बातें समझ में आ गई? तो पोस्ट पेमेंट बैंक या जितने भी ये मैंने गिनाए ये सब कौन है? ये पेमेंट बैंक है। समझ में आ गया क्लियरली? आगे बढ़ो। अब आखिरी कॉन्सेप्ट, चौथा कॉन्सेप्ट समझना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर लघु वित्त बैंक क्या होता है? ये बैंक ही होते हैं लेकिन छोटे छोटे, इनकी रेंज कम रखी हुई है सरकार ने, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत में छोटे व्यवसाय, सूक्ष्म लघु उद्योगों, किसानों, संगठित क्षेत्र के सहित आबादी और वंचित वर्गों को बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं और ऋण सुविधाएं, ये ऋण भी देते हैं। याद रखना, वो वाले बैंक ऋण नहीं देते हैं, पेमेंट बैंक ये ऋण भी देते हैं। मतलब ये पूरे के पूरे बैंक है लेकिन इनकी लिमिटें कम है, कम एरिया में काम करेंगे। तो करने के लिए स्थापित बैंक एक विशेष श्रेणी के बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इनका नियमन किया जाता है। मतलब ये क्या हो जाएंगे? अनुसूचित बैंक हो जाएंगे। उदाहरण, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन बैंक, उत्कर्ष बैंक, ऐसे अनेक ढेर सारे बैंक है, 12 है भारत में टोटल। ये सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव सहित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होने वाले सभी मापदंडों का पालन करते हैं। करना ही पड़ेगा ना, आरबीआई इनके पापा से करवाएगा, मार के करवाएगा, क्योंकि आरबीआई बॉस है इनका सबका। क्लियर है? चलो, स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी अधिनियम 2013 नया कानून बना दिया ताकि इनका नियमन सही से हो सके। एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होती है। बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में 25% बैंकिंग आउटलेट खोलना इनको कंपलसरी होता है। भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल लोकल एरिया जालंधर के नाम से खोला गया और 2016 में ये स्थापित हुआ। भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था? कैपिटल लोकल एरिया जालंधर बैंक, ऐसे नाम से। 2024 में भारत में कुल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। कौन कौन से हैं वो भी मैं बता देता हूँ।
ये लो, पहला है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जालंधर पंजाब, दूसरा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई तमिलनाडु, उत्कर्ष वाराणसी उत्तर प्रदेश, याद रख लेना। सूर्योदय लघु वित्तीय बैंक मुंबई, उज्जीवन बैंक कोरोमंडल बेंगलुरु, ESAF बैंक लघु वित्त बैंक त्रिशूर केरल। आगे बढ़ो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जयपुर राजस्थान, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु, उत्तर पूर्वी लघु बैंक असम गुवाहाटी, जाना फाइनेंस बैंक बेंगलुरु, स्मॉल फाइनेंस बैंक नोएडा उत्तर प्रदेश, यूनिटी बैंक नई दिल्ली। मध्य प्रदेश का एक भी नहीं है, टेंशन ही मत लेना। 12 है टोटल और 12 के 12 बता दिए, क्लियरली याद हो जाएगा। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है वर्ड टू वर्ड की ये कहाँ है क्या है। उनके सबकी टैगलाइन है, उनके सबके वो कुछ ना कुछ सेंटेंस है, सब कुछ याद नहीं करना है मेरे को, ठीक है। अब हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि बैंक के कॉन्सेप्ट के बाद इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझने की क्षमता अब बच्चों में नहीं बची। अब मुझे कमेंट करके बताओ। देखो, अपना बैंक वाला चैप्टर तो हो गया खत्म। हमने क्या करना था, हमने बैंक पढ़ना शुरू किया, और वो लाके बैंक दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं अनुसूचित बैंक और दूसरे होते हैं गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है। क्योंकि ये बैंक का जो होते हैं अनुसूचित, वो कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी लाभ कमाने वाला काम नहीं करते हैं, वो तो क्या करते हैं, सहयोग से विकास करने का काम करते हैं। तो हमने इस पॉइंट को फिर अंदर खोल करके देखा, तो इसमें 4 बैंक होते हैं। पहला राष्ट्रीयकृत बैंक, दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक और तीसरा पेमेंट बैंक, चौथा पेमेंट बैंक। ये सब क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या इनकी डिटेल है, सब मैंने आपको बता दिया। क्या आपके दिमाग में पूरी तरह कहानी सेट हो गई? पोस्ट ऑफिस में कैश जमा होता है, ये किस प्रकार का? बेटा अपने यहाँ पेमेंट बैंक में एक बैंक का नाम पढ़ा हमने, पोस्ट पेमेंट बैंक, वो वही है, ठीक है। चलो, करुणा सभी किसमें आएगा? कौन सभी? सेबी तो बेटा विकास बैंक में आएगा। एक डिपेंड होती है भारत सरकार की अलग से ब्रांचेस होती है जिनको हम विकास बैंक कहते हैं, जो कि कल पढ़ाया जाएगा। अब आगे हम उनको पढ़ेंगे, सेबी पढ़ेंगे, नाबार्ड पढ़ेंगे, सीडबी पढ़ेंगे, जितने भी संस्थान है एफसीआई पढ़ेंगे, सब पढ़ाऊंगा मैं, तुम टेंशन मत लो। वो विकास बैंक कहलाते हैं, वो बैंक नहीं है, वो पैसा लेकर के दे करके ऐसा काम नहीं करते, वो केवल डेवलपमेंट का काम करते हैं, वो विकास बैंक कहलाते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि बैंक खड़ा है, लोगों से पैसा जमा कर लो और लोगों को ऋण दे दो, वो काम नहीं करते वो, इसलिए वो विकास बैंक कहलाते हैं। विकास बैंक का अलग कॉन्सेप्ट है, वो बाद में पढ़ेंगे। बैंक नहीं है, वो अलग प्रकार की चीज है। तो ये सारे राष्ट्रीयकृत बैंक याद होने जरूरी है क्या? रुचिका, राष्ट्रीयकृत बैंक सारे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो केवल 12 बचे हैं और उनके नाम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब आप ये बताओ कि क्या ये आज जो हमने बैंकिंग कॉन्सेप्ट या कमर्शियल बैंक का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये सबके दिमाग में सेट हो गया है? अच्छे से आप लोगों को बात समझ में आ गई? अगर कोई भी तकलीफ हो तो भाई प्रश्न पूछ लो, मैं रुका हुआ हूं। आगे मुझे आप लोगों को समझाना था इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट बहुत कठिन है। मैं चाहता था कि आज इसको समझा दूं, इसीलिए मैंने स्लाइड पे इसको रखा था, लेकिन अब क्योंकि 1.5 घंटे से आप लोग बहुत माथा पच्ची सी हो गई है, आपके माथे खराब हो गए होंगे, इसलिए मैं अब इसको अभी समझाने की इच्छुक नहीं हूँ। अगली क्लास में इसको देख लेंगे, किसी दूसरे चैप्टर के साथ इसको मर्ज करके पढ़ लेंगे। आप लोगों का क्या विचार है बता दो कमेंट पे, और इस क्लास को खत्म करते हैं। सर, जो बैंक का क्या है, गांव में महिलाओं का जो बैंक गांव में महिलाओं को ऋण देते हैं और बैंक नहीं होते हैं मेरे बच्चे, वो ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह। ये जो मेरे भाई ने किसने पूछा, वंदना ने पूछा है ना। वंदना, आपने क्वेश्चन पूछा कि गांव में महिलाओं को ऋण देने के लिए कुछ बैंक होते हैं। बेटा वो बैंक नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो प्राइवेट ग्रुप होते हैं। प्राइवेट क्या होते हैं, स्वयं
सहायता समूह होते हैं। स्वयं सहायता समूह गांव की महिलाओं को छोटा छोटा ऋण देकर के उनसे किस्त भरवाते हैं हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में, और इस तरीके से वो गांव में वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। वो बैंक नहीं है। लूसेंट से लिस्ट याद करनी है क्या आपकी? अभी मैंने बोला है कि लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार रीड जरूर कर लेना। चलो अब क्लास को खत्म करते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी आशा करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग जो पढ़ो सब आपको याद हो जाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।